सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ सब बहुत आनंद में होंगे, जीवन मस्त कट रहा होगा। और नहीं कट रहा होगा तो भाई सत्य की खोज में लग जाओ। शायद सच्चाई जान करके इस वर्ड से, जो ये इल्यूजन वाला वर्ड है, ये संसार माया रूपी संसार है, इससे निकल पाओ। वैसे नहीं निकल पाओगे चाहे कुछ भी कर लो। और ये बाबा लोग तो तुम्हें फंसा ही रखना चाहते हैं। इनके लिए तो बस माया मतलब पैसा। तो कहते पैसे में फंस कर मत फंसो, पैसा हमें दे दो, तुम फ्री हो जाओ। क्योंकि ये माया को जीना चाहते हैं। ये कहते तुम मत छूना, इसे अच्छी चीज नहीं, हमें दे दो। खैर ये अलग बात हुई। आज तबीयत कल से ठीक है तो सोचा एक और, जैसे कि 2 वीडियो देता हूँ हर वीक, तो एक और वीडियो बना देता हूँ। कल हमने अवेयरनेस की बात की थी, तो स्पिरिचुअल वीडियो वो मैं बना चुका। अब ज़्यादा कुछ कहने को मेरे पास रहा नहीं। अब मन करता कि पुराने वीडियो सुन के उनको रिपीट करके डालूं। कहाँ से लाऊं इतना मैटर बोलने के लिए। सवाल आपके कुछ है नहीं और फितूर मेरे दिमाग में उठने बंद हो गए। कहीं से कुछ छोटा मोटा हिंट मिल जाता है तो आप लोगों को बता देता हूं, नहीं तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, एजेंडा 2030 पे। हालांकि मैं ये कह चुका हूं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन्होंने हथियार थोड़ी डाल दिए। तो लास्ट मोमेंट तक ये चाहेंगे कि ये हो जाए। मुझे लगता है ये नहीं होगा, ये हो भी सकता है। तो ये बस गेम ही देखना है अगले 5 साल हो क्या रहा है। कभी ऊँट इस करवट बैठेगा, कभी लगेगा ये हो रहा है, कभी लगेगा ये नहीं हो रहा है। तो बस 5 साल इसी गेम को वॉच करना है कि एजेंडा 2030 लागू होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने % होगा, बिल्कुल नहीं होगा या थोड़ा बहुत होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, उसे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल दीजिए। और यदि आप मुझसे साधना सीखना चाहते हैं तो मेरी फीस 1000 रुपये प्रति माह है। लेकिन आप सोच समझ कर आइए, यहाँ मजाक करने का ना मेरे पास समय है और आपके पैसे की एक कीमत है। तो उसको समझिए और सीरियस होकर आइए। ये मृत्यु का रास्ता है, ये आपको कुछ देगा नहीं, और जब देगा तब देगा, पहले आपसे सब कुछ छीन लेगा। आपसे आपके रिश्ते नाते संबंधी सब छीन लिए जाएंगे, समाज छिन जाएगा, आप एकाकी हो जाएंगे, फिर आपसे खुद को भी छीन लिया जाएगा। आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर एक नया जन्म होगा। तो यहां पर वही सरवाइव कर सकता है जिसका वास्तव में इस दुनिया से मन हट गया हो। दुनिया के साथ, मैंने पहले भी कहा, दुनिया के साथ ये संभव नहीं है चलना। बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी होते हैं भगवान में, अपने अपने धर्मों के हिसाब से, जैसे मुस्लिम हैं तो उनका कुरान वगैरह में बहुत आस्था जिनकी ज़्यादा होती है, वो आ जाते हैं लेकिन रुक नहीं पाते, क्योंकि ये नास्तिक दर्शन है। यहाँ आस्तिकता है ही नहीं कहीं। यहाँ कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु बचता ही नहीं। आप पता नहीं क्या सोच के आ जाते हैं, फिर भागते हैं। मत आइए भाई, क्यों अपना और मेरा दोनों का समय आप व्यर्थ कर रहे हैं।
तो बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए। कम से कम मेरे 150-200 वीडियो तो देखिए। आप एक वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर आ जाते हैं और उसके बाद आपसे टिका नहीं जाता, पैसा भी दे देते हैं, आपसे एक हफ्ते नहीं टिका जाता, आप भाग उठते हैं, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि सबसे पहले तो खुद देखिए कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। अगर आप इतना चैलेंज लेने को तैयार है, उसके बाद जो सामने बैठा गुरु है उसमें भाव लाइए, गुरु भाव, जो शिक्षक है आपका, और उस पर पूरा भरोसा करके सौंप दीजिए अपने आप को उसके हाथ में, जैसे चाहे करे। लेकिन आप सौंपते ही नहीं। आपके अपने जो पैटर्न्स बने हुए हैं दिमाग में, उनको आप छोड़ना नहीं चाहते। साधना आप क्या करें, हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकते। तो निवेदन है कि बहुत सोच समझ के आइए। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अफसोस इसी बात का होता, आप आए भी, पैसे भी खर्च किए, आपने 6 महीने भी नहीं रुके, तो आपने क्या जाना। एक हफ्ते में क्या कुछ भी नहीं, 1 महीने का 2 महीने में कुछ नहीं पता चलता। तो भाई बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए। मैं बहुत उत्साहित नहीं हूँ आप सभी के एडमिशन के लिए कि आप मेरे पास आए सीखें, लेकिन आप आते हैं तो पहले मैं आपको रिपेल करता हूँ, सोचने पे मजबूर करता हूँ। फिर भी यदि आप कहते हैं कि नहीं सीखना ही है, तो मैं शुरू करा देता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग रुक पाते हैं। ये तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ बस एक बार फिर से कह दूं कि मेरी फीस 1000 रुपये महीना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और मैं सिखाने के मामले में थोड़ा सख्त रहता हूं, तो आपको कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा और आपको मेरी बातें समझने के लिए कम से कम 6 महीने का समय तो देना ही पड़ेगा। अभी तो जो पुराने पुराने लोग हैं उनको भी पूरी समझ नहीं आती। तो हम शुरू करते हैं। ये कोई स्पिरिचुअल वीडियो नहीं है, लेकिन हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, तो सत्य हर तरफ है। तो एजेंडा 2030 के सत्य की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इट इज नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट, ये मेरी थिंकिंग है, मुझे लगता है, क्योंकि आगे जो राज करने वाला है वो है जिसके पास रेयर अर्थ मेटल्स है, और लगभग 80% रेयर अर्थ मेटल्स पर चाइना का कब्जा है। डॉलर बहुत बुरी अवस्था में है, अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा चुकी है उनकी, लेकिन बड़ी चीज को गिरने में समय लगता है। गिरनी शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से उसकी जो खींच है वो दिख रही है, किस तरह से वो डरा हुआ है डॉलर डोमिनेंस कम होने पर। इधर ब्रिक्स अपनी करेंसी लाने को तैयार है कि डॉलर डोमिनेंस कम, और बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने विदाउट डॉलर अपना कारोबार शुरू कर दिया। क्योंकि जब सैंक्शन करता है यूएस, तो क्या करता है सैंक्शन, इनका एक स्विफ्ट सिस्टम है। डॉलर एक वर्ल्ड करेंसी है। आप किसी भी देश में जाएं, आप अपना भारतीय रुपया लेके कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करता कोई। लेकिन अगर डॉलर या यूरो लेकर के आप जाएंगे, तो आप कहीं भी किसी भी दुकान पे एज इट इज पेमेंट कर सकते हैं, डॉलर एक्सेप्टेबल है। तो डॉलर वर्ल्ड करेंसी है, यूरो वर्ल्ड करेंसी है। इनका एक स्विफ्ट सिस्टम है जिसमें आप अपनी करेंसी डालिए, वो उसे डॉलर में कन्वर्ट करके देते हैं, तो वो वहां सैंक्शन कर देते हैं। तो आप किसी देश से व्यापार करें, वो आपके पैसे पे काम करेगा नहीं रुपए में। तो पहले वो डॉलर स्विफ्ट से कन्वर्ट होगा। अगर आप पे उसने सैंक्शन कर दिया कि जी अमुक व्यापार आप नहीं कर सकते, तो उस व्यापार के लिए स्विफ्ट सैंक्शन लगा हुआ है, स्विफ्ट डॉलर कन्वर्ट नहीं करेगा, आप वो चीज़ ना खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे। ऐसे ये डॉलर डोमिनेंस होता था।
लेकिन अब ऑलरेडी बहुत सारे देशों ने लोकल करेंसीज में काम करना शुरू कर दिया। जैसे ब्राज़ील ने चाइना के साथ शुरू कर दिया, सऊदी अरबिया ने युआन में काम शुरू कर दिया चाइना के साथ, ईरान कर रहा है, रशिया ने युआन में भी काम करना शुरू कर दिया है, रुपए में भी काम। तो वहाँ वो सैंक्शंस काम नहीं करते। अब अगर ब्रिक्स करेंसी बन गई और जिस तरह से लोग डॉलर से परेशान हैं और ब्रिक्स में आने के लिए लालायित हुए बहुत सारे देश, अगर ये ब्रिक्स करेंसी बन गई और एक्सेप्टेबल हो गई तो कौन डॉलर को कन्वर्ट कराएगा? डॉलर की महत्व ही खत्म हो जाएगा। कौन पूछेगा डॉलर को, डॉलर क्या होता है? ये मैं आपको समझा रहा था। और डॉलर है तो अमेरिका है, डॉलर की डोमिनेंस खत्म, अमेरिका खत्म। एक जमाने में पौंड हुआ करता था, अब कहाँ है पौंड? पौंड की वैल्यू है, लेकिन पौंड से आप व्यापार नहीं कर सकते ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसी तरह से ये जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, तब ये सत्ता पौंड से शिफ्ट होकर डॉलर पे आ गई थी। उससे पहले डच के हाथ में थी। मैंने बताया पिछले वीडियो में, अगर आपने सुना हो। तो चीज़ें तो ऐसी दिखाई दे रही हैं क्योंकि 80% रेयर अर्थ मेटल्स पे चाइना का कब्जा है। अभी चाइना ने पूरा एक्सपोर्ट सैंक्शन कर दिया यूएस को इन रेयर अर्थ मेटल का। अमेरिका विद इन 2 से 3 मंथ्स घुटने पर आ जाएगा, क्योंकि जिन चीज़ों को अमेरिका बनाता है उसका कच्चा माल वही रेयर अर्थ मेटल्स हैं। चाइना ने बहुत सारे देश, जैसे साउथ अमेरिका में जाके भी वहाँ की खदानें, ब्राज़ील की खदानें, वहाँ बहुत पैसा लगाया उसने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, फ्री में बहुत सारी चीज़ दी हैं, बदले में उनकी खदानें ले ली हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे कंट्रीज़ को ये रेयर अर्थ मेटल जिसे कहते हैं प्रोसेस करने नहीं आते। आर्सेनिक उनके पास हैं थोड़े बहुत भंडार जो भी हैं, उन पे प्रोसेस ही नहीं करना आता। चाइना के अलावा केवल एक देश है छोटा सा, मुझे याद नहीं है उसका नाम, उसके पास है कैपेसिटी प्रोसेस करने की, पर उसके पास और नहीं है, वैसे ही बहुत छोटा सा है, अयस्क की नहीं है, वो मिट्टी नहीं है जिससे वो करेगा। ताइवान, जापान भी एक एक स्टेप करते हैं, पूरा नहीं करते, उनको तीनों स्टेप नहीं आते, तीनों चारों। एक स्टेप ताइवान करता है, एक जापान करता है, लेकिन चाइना तीनों करता है और वो फाइनल प्रोडक्ट देता है। तो उसने वो ब्लॉक कर दिए। अब यूएस की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हथियार इंडस्ट्री, ये सब खत्म हो जाएगी, उसके बिना बन ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 2030 आएगा, लेकिन फिर भी यूएस पूरे हाथ पर पीट रहा है। पहले इजराइल वार चल रही थी, एक सज्जन ने हमारे उसमें किया कि देखो जी अब तो इजराइल और उसकी लेबनान की संधि हो गई और आगे और संधि हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएगा, यूक्रेन की भी हो जाएगी। यूक्रेन तो कब्जा ही लिया, रशिया ने थोड़ा बहुत ही बचाया। उधर इसने सीरिया पे फ्रंट खोल दिया। ये सारा यूएस का ही खेल चल रहा है, चाहे यूक्रेन हो, इजराइल हो। अब सीरिया में वहां तख्ता पलट हो गया, वहां बशर अल असद भाग गए। अब ईरान ने भी पेशकश की थी, रशिया ने भी पेशकश की थी, लेकिन जब वही नहीं लड़ना चाहते, उन्हीं की आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तो वही क्या करें? कौन अपने आदमी मरने के लिए भेजे? हालांकि अनस्टेबल है पूरा रशिया, अब देखते हैं क्या होता है वहां। अभी भी हुतीस जो है यमन वाले, वो इजराइल पे फायर कर ही रहे हैं, इधर इराक भी कर रहा है। ईरान का सुनने में आ रहा है किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है, मतलब पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेना चाह रहा है, उसको पता है, और उसको पता है ही, और ये होना ही है। ईरान के साथ युद्ध होगा ही होगा, उसके क्या परिणाम होंगे ये भी देखने वाला होगा। तो भी 3-4 साल युद्ध चलना है, ऐसी थोड़ी ना आज बूमा बूम के खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि ये युद्ध भी प्री प्लान्ड है, ये युद्ध भी प्री प्लान्ड है। इसमें यूएस बहुत बड़ा रोल निभा रहा है,
हर जगह को अनस्टेबल कर रहा है कि किसी तरह से अशांति बने जगह जगह पर। अभी कोरिया का आपने देखा, साउथ कोरिया में इमरजेंसी लग गई थी, उसके बाद फिर पता नहीं कैसे वो ठीक हो गई, मतलब वहाँ की पब्लिक सड़क पर आ गई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लग जाए तो यहाँ तो कोई सड़क पर नहीं आएगा। यहाँ तो लोग इतने ज़्यादा वो हैं कि सड़क पर कोई नहीं आएगा यहाँ से। तो क्या किया जा सकता है? वहाँ के लोग जागरूक थे, आ गए सड़क पे और उन्होंने इमरजेंसी खत्म करा दी। और आगे कहाँ क्या होना है, अभी सुबह मैं न्यूज़ देख रहा था, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर की कि किस तरह से हमारे हिंदुस्तानी बैंकों की हालात हैं। पता नहीं कब ये डूब जाए। आरबीआई के गवर्नर ने कुछ शायद सीआरआर में 0.5 की कटौती की है, ब्याज कोई कम नहीं किया। अब उन्होंने वो समझाया कि ये क्या होती है, आई थिंक सीआरआर ही था, माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे 4.5% थी, इसका मतलब यह है कि अगर 100 रुपये बैंक ने उधार दिए हुए हैं तो 4.5 रुपये रिजर्व बैंक के पास उसके रखे रहने चाहिए हर समय। तो अब रिजर्व बैंक ने उसमें 0.5% कटौती कर दी, यानी कि अब 4.5 की जगह उसे 4 रुपये रखने हैं। लेकिन इसमें 1 लाख करोड़ रुपया फ्री हो गया बैंकों का। और बैंकों की ये हालत है कि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर का पैसा घूम करके भी अडानी अंबानी की जेब में जा रहा है। और बैंक लोन लेके लोन दे रहे हैं अडानी अंबानी को। अडानी अंबानी अकेले नहीं, मतलब जो बिलियनर्स हैं जिनके बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज हैं, और उन्हें शेयर वैल्यू पे लोन दिया जा रहा है, आज की शेयर वैल्यू। और हिंडनबर्ग कह ही चुका है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं ये शेयर्स। मतलब आप बारूद के ढेर में बैठे हुए हो, अगर अंबानी या अडानी हिल गया, बैंक गए। अब 1 लाख करोड़ रुपए जो संपत्ति बैंक ने छोड़ी रखी थी रिजर्व बैंक के पास, उसमें से 1 लाख करोड़ और रिलीज हो गई है, अब उसे भी बांट सकता हो। तो आपका सेविंग का पैसा ज़्यादा रिस्क में है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, हालांकि अभी मार्च तक कोई खास रिस्क, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे गाइड से इन्फॉर्मेशन आई है, मार्च 25 तक कोई खास डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मार्च 25 तक आप अपने पैसे का इंतजाम कर दें जो बैंक में पड़े हैं। निर्णय लेना अपने हिसाब से, सोच समझ के। पुरानी कहावत है, मल्ला का लंगोटा भीगता है। नाव में बैठे हैं, मल्ला नाव चला रहा है, तूफान आ गया, वो तो बस कूद जाएगा, तैर के पार कर लेगा। और किनारे पे नाव उसकी तैर तार के आई जाएगी तूफान के बाद, और उसकी जो लंगोटी है वही भीगेगी, बाकी तो ऊपर कुछ पहनता नहीं। नफ़ा नुकसान आपका है तो सोच समझ के निर्णय लेना। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको बैंक से पैसा विड्रॉ करना चाहिए और उसे फिजिकल मेटल में कन्वर्ट करना चाहिए। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। कितनी सही कितनी ख़राब, इसका निर्णय आप स्वयं लें। मैंने इसको फॉलो किया है, आप करें ना करें, इसके प्रॉस एंड कॉन्स आप खुद झेलेंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं मन कर रहा मत करिए, मन कर रहा है करिए, खुद निर्णय लेना। लेकिन मार्च 25 के बाद थोड़ा सा बैंकों पे ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार टूट ही रहा है बराबर, बीच बीच में सांस आती है। जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं होता कि डाउनफॉल होता 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 चला जाएगा।
लेकिन आगे आने वाली स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है शेयर बाजार के लिए, कभी आपको लग रही हो। इसकी हालत ऐसे ही खराब 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 होती जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी, महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है। महिलाओं को जो अपनी रसोई का खर्चा स्वयं करती हैं, यानी कि जिनके पति हाथ में पैसे दे देते हैं कि भाई अब पूरे महीने का खर्चा चलाओ, उन्हें समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा कुल मिला के 1000-2000 रुपये तो बढ़ ही गए होंगे आपके महीने के खर्चे के। तो आगे अभी ये शुरुआत है, आगे अभी और बढ़ेगा। थोड़ा एहतियात से खर्च करो। आज मौज में खाओ, कल को फाके करो, उससे अच्छा है आज थोड़ा सा टाइट कर लो, कुछ पैसे बचा लो, ताकि इसी टाइटनेस में आगे भी चल जाए ज़िंदगी। बेरोज़गारी ऑलरेडी पीक पर है। अब कंपनियों का दिवालियापन शुरू हो गया है यूएस में। 25 में आप बहुत बेरोज़गारी और महंगाई देखेंगे, साथ में वार्स अभी रुक नहीं रही हैं। तो लग तो रहा है कि वर्ल्ड वार होगी, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन यही है कि वर्ल्ड वार होगी। कब होगी नहीं कह सकते। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जून 25 के बाद ये पीक में आ जाएगी, लेकिन रातों रात कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सिमेट्री बनती चली जाएगी, चीज़ें इस तरह से चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2030 एजेंडा बनाया था, वो अपने पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता था कि डॉलर जाएगा। और वो लोग, ये जो रोथशाइल्ड रॉकफेलर फैमिलीज हैं, ये कभी किसी के सगे हुए नहीं। ना इन्हें यूएस से प्यार है, पहले ये इंग्लैंड के साथ थे, उससे पहले डच के साथ थे, उसके बाद यूएस में घुस गए, अब ये चाइना में भी घुस जाएंगे। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये हमेशा विजय के साथ रहते हैं। अब इन्होंने प्लान तो 2030 यूएस के लिए किया हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि 2030 वास्तव में क्या यूएस के लिए प्लान था कि चाइना के लिए ही प्लान था, हम गलत समझ रहे थे, या रशिया चाइना मिलकर कुछ नया खेल करेंगे। तो ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, भविष्य को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। भविष्य भविष्य है। तो आगे आने वाला समय, अगले 5 साल खेल देखिए, आंखें खोल के रखिए, कब कब क्या क्या होता है। भारत में आप हैं, आप बचेंगे नहीं, कभी ना कभी आपको भी चपेट में आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना चपेट में आए इससे बचा ही नहीं जा सकता। क्या होगा, कितना होगा, कहां से होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, यदि भारत आज चाइना को कबूल कर ले तो वो भविष्य के लिए अच्छा होगा। भारत ने यूएसए की तरफ कदम बढ़ा दिए, बढ़ाए नहीं थे, क्योंकि मोदी जी को पूरा सपोर्ट वहां से है, ऐसा मैं मानता हूं, शायद ना हो। लेकिन मुझे आज की डेट में, देखिए, पॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता। परिस्थितियों के हिसाब से आप दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। आज परिस्थितियां आपकी चाइना के फेवर में है। आपका कितना इंपोर्ट है चाइना से, और एक्सपोर्ट के नाम पे आप क्या कर रहे हैं चाइना को। आप यदि चाइना से दोस्ती कर लें तो आपकी इकोनॉमी भी साउंड हो सकती है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग का उधर से
इधर शिफ्ट करें, यहाँ बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। नौकरी करने से कभी बेरोजगारी दूर नहीं होती है। बेरोजगारी हमेशा दूर होती है मैन्युफैक्चरिंग से। नौकरी कितने लोगों को मिलती है? सरकारी की तो बात ही छोड़ दो, मैं तो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, तो भी कितने लोगों को मिलती है। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता, चाइना क्यों तरक्की कर गया? वहाँ देखिए घर घर में फैक्ट्री लगी हुई है, चाहे कोई एक छोटा सा पिन बना रहा, बस वो पिन ही बनाया जा रहा। मेहनत करते हैं वो लोग, मेहनती यहाँ के लोग भी कम नहीं, लेकिन आजकल के डीएनए में हरामखोरी ज़्यादा है, मेहनत करना नहीं चाहते। ये चीज़ मैंने अफ्रीका के देशों में भी देखी। हमारे डीएनए को बदल दिया गया, ऐसी परिस्थितियां शामिल कर दी कि हमें चोर बना दिया गया। जब आपको खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, पैसा नहीं मिले, अभाव में जियो, तो आप स्वाभाविक चोर हो जाओगे और वो आपके जीन में आ जाएगा। तो हम लोगों को चोर बनाया गया, हम लोग चोर थे नहीं कभी। अब वो हमारे डीएनए में एंटर कर गया। अब कहीं कोई चीज़ पड़ी हो तो पहले हम चुराने की कोशिश करेंगे, और मेहनत करना हमने छोड़ दिया है, हम शॉर्टकट्स पे बिलीव करने लगे। खैर ये अलग बात है ये मिक्स हो गई इसमें। बस ये वीडियो बनाने का यही था कि थोड़ा आँख खोल के रखिए। 5 साल में देखिए रिजीम क्या चेंज होती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता किस तरीके। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आना है पक्का, हर हाल में आएगा। 2030 जैसा प्लान किया गया है वैसा तो नहीं होने वाला। मेरी तो जानकारी अब भी यही है कि ये चाइना रशिया की तरफ जाएगा, यूएस वाला नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो दोनों पार्टियां खेल रही बढ़िया। इजराइल को हिजबुल्लाह ने पीछे हटा दिया, रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा एक तरह से कर ही लिया है, कुछ दिनों में कर लेगा। ट्रंप के आने से पहले पहले कर डालेगा वो। सीरिया में खेल बदल गया है। ये पूरा एरिया जो है ये युद्ध की चपेट में रहने ही वाला है। चाइना बैकआउट कर रहा है ईरान को, सीरिया में चाइना का कुछ नहीं है। लेकिन ईरान भी पीछे हटा, रशिया भी पीछे हटा, क्योंकि बशर अल असद की आर्मी ने ही हथियार डाल दिए। भाई जब तुम ही नहीं लड़ रहे हो तो दूसरा कैसे लड़ेगा तुम? अब वो पूरा सीरिया तो उसको लगभग 14-16 साल से वो अनस्टेबल है। अब देखते हैं, जैसे तालिबान सरकार आई अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा जी अब हम बदल गए। अब हाँ फिर वहाँ पे भी रार शुरू हो गई, क्योंकि भाई ये लोग लड़ाके हैं, लुटेरे हैं, खाना दोष हैं। इनको मज़ा ही नहीं आता एक जगह रहने में। ये लड़ने के लिए बने, इनको रोज लड़ना चाहिए। इनको आनंद आता है जंगलों में रहने में, बस गोलियां मारने में। क्यों मार रहे हो पता नहीं, बस आनंद आता है। ऐसी ही वहाँ जितनी 2-3 फौजें हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं। तो स्टेबल तो होने वाला कुछ है नहीं। आप अभी हाथ सेक सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ नहीं हो रहा, आप अभी दूर हैं। लेकिन वो शेर है ना, लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर, मोहल्ले में यहाँ केवल मेरा ही मकान थोड़ी है। तो अभी दूसरे की देख के ताली बज रही है, और जब ये आग अपने तक आएगी तब इसकी तपिश महसूस होगी। अब ये कब आए, 25 में आए, 26 में आए, 28 में आए, क्या पता। तो लेट्स वॉच न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ किस तरफ घूमती हैं सुइयाँ, उसी हिसाब से आगे होगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी सब चल ही रहा है।
आंखें खोल के देखते रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। नहीं अच्छा लगा हो अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना। कमेंट हर तरह के वेलकम हैं, ख़राब या अच्छे। और जिसे सीखना हो बता ही चुका हूँ, 1000 रुपये मेरी फ़ीस है। बाकी इसको शुरू से सुन लेना तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और आज के लिए इतना ही।